यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 13 परिवहन एवं संचार। आज की वर्तमान 21वीं शताब्दी में परिवहन और संचार संसाधन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्थिक विकास में व्यापार एक मुख्य अंग है जिसके पूरक के रूप में परिवहन और संचार संसाधन उपयोग में आते हैं। हमारी आधारभूत संरचना जो है मुख्यतः दो बिंदुओं पर निर्भर करती है, जिसमें पहला है व्यापार परिवहन और संचार, दूसरा है सामाजिक संरचना, जिसको हम मानव संसाधन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मानव संसाधन के बारे में हमने पिछले अध्याय 12 में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे यहाँ व्यापार के सहायक जो पूरक जो अंग है परिवहन एवं संचार। 21वीं शताब्दी से पूर्व परिवहन और संचार का इतना महत्व नहीं था एक संसाधन के रूप में, लेकिन वर्तमान 21वीं शताब्दी में ये एक महत्वपूर्ण संसाधन बनकर उभरा है। तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले परिवहन। परिवहन जो है आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। आर्थिक विकास परिवहन के बिना संभव नहीं है। जितना आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना होगा उतना ही परिवहन की तीव्र आवश्यकता होती है। देश स्वतंत्रता के बाद भारत जो है उसने अपनी विभिन्न विभिन्नताओं के कारण परिवहन के माध्यम से संपूर्ण विश्व से अपना जुड़ाव स्थापित किया है, संचार के माध्यम से किया है, और अपने राज्यों के अंतर्गत भी परिवहन के माध्यम से, संचार के माध्यम से भारत ने अपने आप को जोड़ने का काम किया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे परिवहन। परिवहन जो है उसका सीधा सा अर्थ, सामान्य अर्थ जो है वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना, जिसमें यात्री यातायात और माल यातायात मुख्य रूप से शामिल होते हैं। परिवहन जो है 3 प्रकार का होता है। स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। इसको हम इस चित्र के अनुसार भी समझ सकते हैं, जिसमें दिया गया है परिवहन के साधन जो 3 प्रकार के हैं, स्थल जल वायु। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, ये स्थल परिवहन के 3 मुख्य अंग हैं। इसके बाद जल परिवहन, जिसमें हम आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन की बात कर सकते हैं। फिर है वायु परिवहन, जिसमें घरेलू विमान सेवा जो उस देश के अंतर्गत ही संचालित होती हैं, और ये 2 प्रकार की होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की। और दूसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, जो एक देश से दूसरे देश में आने जाने की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन से तात्पर्य है भूस्थल पर, भूभाग पर, भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, जिसमें मुख्य रूप से सड़क परिवहन, उसके बाद हम बात करेंगे रेल परिवहन, और उसके बाद हम बात करेंगे पाइपलाइन परिवहन। ये 3 प्रकार से इसको हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है एक परंपरागत तरीका है परिवहन का। पुराने समय में सड़कें जो है कच्ची सड़कें होती थी, किंतु धीरे धीरे सड़कों का एक नेटवर्क, एक जाल पूरे देश में बिछाया गया है, और वर्तमान में भारत में लगभग 54 लाख किलोमीटर क्षेत्र में सड़कें बिछाई गई, लंबाई में सड़कें बिछाई गई हैं, जिससे संपूर्ण भारत को जोड़ने का काम किया गया है। अब सड़कें जो हैं उनको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सड़कें मुख्य रूप से स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग,
दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिसको हम कह सकते हैं। तीसरा है राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे। चौथा है मुख्य जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको हम कह सकते हैं। अन्य सड़कें, अदर रोड्स, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें शामिल होती हैं। और उसके बाद है सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में होती हैं। तो ये था सड़कों का प्रकार, जिसमें सबसे पहले हमें बात करनी है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। सड़क परिवहन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जो मुख्य रूप से 4 शहरों को, 4 भारत के बड़े मुख्य शहरों को जोड़ने का काम करती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। इन 4 महानगरों को जोड़ने के लिए 6 लेन की एक रोड विकसित की गई, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। इस रोड का देखभाल, या कह सकते हैं इसका उत्तरदायित्व जो है NHAI के पास है। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। इसी के तहत इस योजना में इन 4 शहरों को जोड़ने का काम किया है, और इसके कारण एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा गया है, जिसको हम इस चित्र में देख सकते हैं। बीचों बीच चारों शहरों को जोड़ते हुए रोड बनाई गई है। इसके अलावा यहां पर उत्तर दक्षिण गलियारा विकसित किया गया है और पूर्व पश्चिम गलियारा विकसित किया गया है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पश्चिम से पूर्व गलियारा जो है पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक विकसित किया गया है। और ये दोनों जो है झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और बीच में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा इसमें विकसित किया गया है। NHAI के द्वारा इसका उत्तरदायित्व निर्वहन किया जाता है, इनकी देखभाल की जाती है। जो भारत में वर्तमान में मुख्य राजमार्ग हैं, इनके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। नेशनल हाईवे जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है उसके द्वारा इनका देखभाल की जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इनकी देखरेख करता है। और नेशनल हाईवे की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे भारत के राज्यों को जोड़ने का ये काम करती है, बहुत बड़ा नेटवर्क जाल इनका है। और मुख्य रूप से NH1 की बात करें जो दिल्ली से अमृतसर, ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रांड ट्रंक रोड जो थी उसी का एक भाग है नेशनल हाईवे नंबर 1, जो हमने इतिहास के टॉपिक में इसका जिक्र किया था, बात की थी। नेशनल हाईवे के माध्यम से पूरे भारत के राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, बड़े शहरों को जोड़ने का काम किया गया है। हमारे राज्य राजस्थान से 31 मार्च 2016 के आंकड़ों के अनुसार 39 नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं, जिनमें 12 मुख्य राजमार्ग शामिल होते हैं। राज्य राजमार्ग, जिनको हम स्टेट हाईवे कहते हैं, SH। स्टेट हाईवे जो है राज्य के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों, मुख्य शहरों को जोड़ने का काम करते हैं। पूरे राज्य का एक जाल सड़कों का राज्य में बिछाया जाता है, जिसका उत्तरदायित्व PWD विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की देखरेख में होता है। और इसके माध्यम से पूरे राज्य के मुख्य शहरों और सभी जिलों, मुख्यालयों को इसमें जोड़ने का काम किया जाता है। इसके बाद अगला जो है मुख्य जिला सड़कें। जिला सड़कें जो है एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का, उनके तहसीलों को जोड़ने का काम जो है मुख्य जिला सड़कें करती हैं। इसके अलावा अगला है अन्य सड़कें।
अन्य सड़कों में हम बात करें तो 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1000 आबादी वाले गांव में सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 100 आबादी वाले गांव को सड़क के माध्यम से जोड़ा जाता है और पहाड़ी क्षेत्र में 500 की आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया, जिसके तहत पूरे भारत के ग्रामीण एरिया में सड़कों का निर्माण किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे सीमांत सड़कें। जो सीमावर्ती क्षेत्र जो है, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर रोड इनको हम कहते हैं। भारत की जो पाकिस्तान सीमा, चाइना सीमा, तिब्बत सीमा, जो म्यांमार सीमा, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ रोडों के विकास के लिए सीमांत सड़कें बनाई जाती हैं, जिसका प्रयास 1960 से चल रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार ने चाइना सीमा और इस सीमांत सड़कों पे विशेष ध्यान दिया है और चाइना बॉर्डर पे हमने बहुत ज़्यादा रोडों के विकास पे ध्यान दिया और वर्तमान में चीन के साथ हमारा कहीं मतभेद जो है इस बात को लेकर भी है कि चीन ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कें काफ़ी समय से मजबूत कर रखी हैं और हम जो है वर्तमान सरकार ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए थोड़ा सा अभी ये मुद्दा भारत और चीन के बीच बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने सड़कों के नेटवर्क की बात की। राजस्थान रोड विजन 2025, राजस्थान सरकार के द्वारा एक दीर्घावधि विजन तैयार किया गया है, राजस्थान रोड विजन 2025, जिसके अंतर्गत 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों में राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि पूरे राजस्थान को रोडों के माध्यम से आपस में जोड़ा जा सके। एक दीर्घावधि 25 वर्ष की एक प्लान है, एक विजन है, जिसमें राजस्थान को रोडों के मामले में, सड़क परिवहन के मामले में मॉडल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थल परिवहन का दूसरा रूप है रेल परिवहन। रेल परिवहन जो है उसकी लागत ज़्यादा होती है लेकिन संचालन सस्ता होता है, इसलिए एक बार जब रेल लाइन बिछ जाती है, विकसित हो जाती है, उसके बाद काफ़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान काफ़ी सस्ते में हो सकता है, इसलिए रेल का अपना एक महत्व होता है। रेल के तहत माल यातायात और यात्री यातायात काफ़ी सरल और सस्ता होता है, किंतु इसको विकसित करने की लागत जो है वो ज़्यादा होती है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हर स्थान पर रेल परिवहन संभव नहीं होता है, ये इसकी एक समस्या है। भारत में मुख्यतः रेल जो है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी काल में अंग्रेजों के द्वारा पूरे भारत में रेल नेटवर्क बिछाया गया। सबसे पहले 1853 में मुंबई से ठाणे तक रेल प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में भारत का रेल नेटवर्क जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। मुख्य रूप से अपने यहाँ बड़ी लाइन और मीटर गेज लाइनें हैं। अब वर्तमान में सरकार ने सभी रेल लाइनों को एक समान करने के लिए, ब्रॉड गेज करने के लिए 1992 में एक योजना चलाई थी, जिसके तहत धीरे धीरे छोटी लाइन को समाप्त करके सभी लाइनों को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है और रेल का सुचारू संचालन संभव करने के लिए नई नई तकनीकों का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे एक मजबूत और सुचारू रेल परिवहन भारत को मिल सके। इसके बाद तीसरा जो है पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवहन मुख्य रूप से एक नवीन संसाधन है परिवहन का, जिसके अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पानी आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन किया जाता है। मुख्य रूप से पहले जल परिवहन होता था, बड़े शहरों में नदियों के द्वारा, नदियों से पानी पाइपलाइन के माध्यम से शहरों में पहुंचाया जाता था,
किंतु वर्तमान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका भी हम परिवहन कर रहे हैं और भारत में एक नवीन संसाधन के रूप में विकसित हुआ है। इसकी मुख्य समस्या पाइपलाइन की जो शुरुआती चरण में लागत है उसको स्थापित करने की, वो ज़्यादा है, किंतु उसके बाद इसका संचालन बड़ा सरल हो जाता है और बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए पाइपलाइन परिवहन जो है आगामी भविष्य में एक अच्छा संसाधन बनकर उभरेगा। अब हम बात करेंगे जल परिवहन। स्थल परिवहन के बाद जल परिवहन। जल परिवहन मुख्य रूप से समुद्री परिवहन और आंतरिक जल परिवहन दो प्रकार का होता है। बाह्य जल परिवहन के लिए हम महासागरों का उपयोग करते हैं और भारत में इसके लिए बहुत ही उचित भौगोलिक परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ लगभग 3 और भारत के हिंद महासागर है, जहां हमारे बहुत सारे बंदरगाह हैं और उनका उपयोग करते हुए हम विदेशों से व्यापार करते हैं, हिंद महासागर से होते हुए, अन्य सागरों से होते हुए। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो जल परिवहन है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसी के साथ आंतरिक जल परिवहन में भी हमने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नदियों और कुछ कृत्रिम तरीके से नहरों के माध्यम से जो नई नहरें विकसित की गई हैं, जल परिवहन की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी भी जल परिवहन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ परिवहन के लिए हमें निर्माण लागत की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, केवल जलीय साधन की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से हम जल परिवहन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, जल परिवहन जो है काफ़ी विकसित है भारत का, और मुख्य रूप से भारत के बड़े 12 बंदरगाह हैं जो विश्व के बड़े बंदरगाहों में गिने जाते हैं, जिनसे हम व्यापार करते हैं। अगला है वायु परिवहन। वायु परिवहन मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा और घरेलू विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, जो एक देश के अंतर्गत ही अपनी विमान सेवा उपलब्ध करवाते हैं। एक निजी क्षेत्र है, एक सार्वजनिक क्षेत्र है। वायु परिवहन में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में है। इंडियन एयरलाइंस जो है इंडिया की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इस वायु परिवहन के माध्यम से हम विश्व के सभी देशों से लगभग जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन उनके लिए वायु सेवा, विमान सेवा हमारे यहाँ उपलब्ध है, और भारत के लगभग 15 हवाई अड्डे जो हैं जहाँ से प्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं, उन हवाई अड्डों को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित किया है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और चेन्नई, कोलकाता, ये बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं जहाँ से वायु परिवहन की सेवा हमें उपलब्ध होती है। इसमें लागत जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा महंगा परिवहन है। संचार मानव जीवन का प्रमुख संसाधन है। बिना संचार के सामाजिक जीवन संभव नहीं है, मानवीय जीवन संभव नहीं है। प्राचीन समय में संचार जो है मौखिक, फिर धीरे धीरे कागज का आविष्कार, प्रिंट मीडिया, छापाखाने का विकास, तो संचार के संसाधन बदलते रहे। लेकिन वर्तमान 21वीं शताब्दी में पिछली शताब्दी के जो आविष्कार हैं, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, इनके माध्यम से 21वीं शताब्दी में संसार के संसाधन और उनका उपयोग, उनका महत्व बिल्कुल बदल गया है। संचार अब वर्तमान में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके माध्यम से पूरे विश्व में क्रांति आ चुकी है। अब कागजी संचार जो है वो लगभग बंद होने वाला है। सारा कुछ जो है टेलीफोन, मोबाइल, इनके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा संचालित होने लगा है। तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेट। वर्तमान में इंटरनेट संचार का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इंटरनेट के द्वारा मेल के माध्यम से जो 1972 में प्रारंभ की गई थी, ये मेल जो है, ईमेल जिसको हम कहते हैं, मेल के द्वारा हम संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे
कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पल में भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज हमें 2G, 3G, 4G और वर्तमान में भारत में 5G लॉन्च होने वाला है। इन माध्यमों से हम ऑडियो, वीडियो, प्रिंट सभी प्रकार का संचार कर सकते हैं। यूरोपियन देशों में 7G चल रहा है। G से यहाँ मतलब है जनरेशन, जिसमें हमें एक जनरेशन से अगली जनरेशन में हम जाते हैं तो हमें उसकी इंटरनेट की जो स्पीड है, अपलोड डाउनलोड स्पीड है, वो बहुत तीव्र गति से मिलती है। टेलीफोन, मोबाइल। वर्तमान में टेलीफोन और मोबाइल जो है उसकी क्रांति और उसमें इंटरनेट आने के बाद जो है वो सारा कुछ संचार का सिस्टम बदल गया। आज पत्र लेखन जो है बिल्कुल बंसा हो गया और मोबाइल क्रांति जिसको हम कह सकते हैं वो पूरे विश्व में आ चुकी है। टेलीफोन का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल में वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, यानी पूरी दुनिया जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास मोबाइल में होती है। हम किसी से भी कहीं भी वो पृथ्वी पे निवास कर रहा हो उससे हम संचार कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, हर तरह का। और वर्तमान में हमने देखा इस कोरोना काल में हर एक चीज जो है इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हो गई। सब अपने घरों में रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने सारे काम जो हैं मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे सारे काम करना सीख रहे हैं और धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इंटरनेट और मोबाइल क्रांति जो है वर्तमान में एक संसार क्रांति आई है जिसके कारण पूरे विश्व का परिदृश्य बदल गया है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में परिवहन और संचार की बात की, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास में परिवहन और संचार का कितना महत्व है। व्यापार के साथ परिवहन और संचार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।